हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, ये हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। इस लेक्चर 6 में मैं आपको एम्पैथी एंड सिंपैथी स्किल्स यानी कि समानुभूति और सहानुभूति कौशल के बारे में बताने वाला हूँ। लेक्चर 5 अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। उन सभी के जो पीडीएफ है विद 20 एमसीक्यू सभी के सभी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। एसएससी बी में सर्च मारोगे टेलीग्राम में तो भी आपको मिल जाएगा। 6,500 समथिंग उसमें लोग हैं, तो आप उसको देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आगे भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भी मैं वहीं पे दूंगा आप सभी को। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसकी सारे की सारी आपको वहां मिल जाएगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ओके, व्हाट इज एम्पैथी? पहली बात तो आप ये समझना है एम्पैथी क्या होती है। इम्पैथी और सिंपैथी में बहुत बड़ा फर्क है अगर देखा जाए तो। समानुभूति और सहानुभूति। इम्पैथी इज एट इट्स सिंपलेस्ट, यानी कि अगर हम उसे सिंपल भाव में बताएं, सरल रूप में बताएं, तो अन्य लोगों की भावनाओं और भावनाओं के बारे में जागरूकता है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों की भावनाएं मेरे प्रति किस लिए क्यों हैं, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रमुख तत्व है स्वयं और दूसरों के बीच की कड़ी, क्योंकि इसे हम एक व्यक्ति के रूप में समझते हैं और दूसरे का अनुभव कर रहे हैं जैसे कि हम स्वयं इसे महसूस कर रहे हो। देखो क्या होता है, दूसरे की फीलिंग को आप अपने आप समझ सकते हो। समानुभूति का मतलब क्या होता है, जो सामने वाला सोच रहा है, जो सामने वाला फील कर रहा है, आप उसे फील कर पा रहे हो। आप उसे कैसे फील करोगे? ठीक है, तो इम्पैथी ये होती है जब आप सामने वाले के दुख को समझ पाते हो, दर्द को समझ पाते हो। ओके, जब कोई जैसे मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके दुख को भी आप समझ पाते हैं, उसके दुख को आप महसूस कर पाते हैं। क्यों आप अन्य किसी व्यक्ति के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाते? क्या उसको दुख दर्द नहीं है? संसार में हर व्यक्ति को दुख दर्द है, लेकिन आप उसी व्यक्ति का दुख दर्द महसूस करोगे जिससे आप प्रेम करते हो। जैसे एक पुत्र का अपने माता के प्रति, ओके, एक पुत्र या पुत्री का, जिसका भी बोल सकते हैं, अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने धर्मपत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, तो जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप घनिष्ठ प्रेम करते हो, आप उसके दर्द को भी अपने आप ही महसूस कर पाओगे। ये होता है आपका इम्पैथी। ओके, यहाँ पर आप इन चीजों को समझ गए आई थिंक। ओके, अब यहाँ पे आप समझो इम्पैथी जो होता है वो गोज फार बिहाइंड सिंपैथी। बहुत मतलब ऊपर की बात है अगर हम देखा जाए इसको, तो जो समानुभूति होती है सहानुभूति से कहीं आगे तक जाती है। किसी के लिए भावना माना जा सकता है, इसके बजाय समानुभूति कल्पना के उपयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ महसूस करना है। कल्पना का मतलब क्या होता है भाई, आप इमेजिन करते हो किसी और के दुख को, किसी और की चीजों को, तभी आप उसके दुख को जान पाते हो, उसकी बातों को जान पाते हो। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करोगे तभी आप इसको जान पाओगे। जब आप उस व्यक्ति को जानते हो, जब आप उस व्यक्ति को समझते हो, तभी आप किसी और के जो दुख और दर्द है, जो फीलिंग है, इमोशंस है, आप उसको क्या कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि एम्पैथी इंस्टेड इज फीलिंग विद दैट पर्सन दो द यूज ऑफ इमेजिनेशन, विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन आप इमेजिन कर रहे हैं। ओके, इमेजिनेशन की हेल्प से आप फील कर रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को भी दुख हुआ होगा, इस व्यक्ति के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, या फिर इस व्यक्ति के प्रति भी इसको ऐसा ऐसा दुख हुआ होगा। मतलब आप सारी चीजें समझ पाओगे यहाँ पे। व्हाट इज एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोथ कंपैशन एंड सिंपैथी, ये तो मतलब एक तरीके से आप सेम ही बोल सकते हैं, आर अबाउट फीलिंग फॉर समवन। एम्पैथी और ये कंपैशन और सिंपैथी का मतलब होता है आप दूसरे के प्रति क्या भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति आप क्या सोचते हैं। ओके, आप क्या वो रियलाइज करते हैं, बट आप सफर नहीं करोगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो सफर कैसे सफर कर रहा है, अपने दुख दर्द को कैसे सफर कर रहा है। कंपैशन हैज टेकन अ एलिमेंट ऑफ द एक्शन दैट लैकिंग इज सिंपैथी बट द रूट ऑफ द वर्ड इज सेम। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपैशन और सिंपैथी का मतलब सेम ही होता है। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। आप कोई रो रहा है, आप उसको चुप करा दोगे जाकर, आपको क्या मतलब, ये बोले आप बोलोगे यार चुप ही हो जाए, मेरे को कोई मतलब तो है नहीं इससे, तो आप क्या बोलोगे कि यार चुप हो जाए किसी तरीके से, या फिर आप कुछ चाहोगे। अगर कोई रो रहा है आपके सामने, कोई किसी को चोट लगी है, तो आप उस चोट को ठीक करने के लिए आप दवाई लगाओगे, आप कुछ और चीज का इंतजाम करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्या करोगे, और क्या उसके दुख को अपने पास समझ पाओगे, उसको समझ पाओगे कि उससे कितना दर्द हो रहा है। कोई व्यक्ति रो रहा है, आप बोलोगे यार ये बहुत रो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको चुप करा देता हूँ। आप उसे कैसे भी करके चुप करा दोगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति रो रहा है, अगर वो आपका अपना बंदा है जिसे आप प्रेम करते हैं, आप उसके दुख को समझ पाओगे कि उसका दुख कितना बड़ा है, और वो होती है इम्पैथी।
ओके, सिंपैथी का मतलब आप समझ गए यहाँ पे। सिंपैथी और कंपैशन का मतलब यहाँ पर आप दूसरे के दुख को देख तो रहे हो, वो आप ये भी देख रहे हो कि वो अपना जो दुख दर्द है वो कितना झेल रहा है, कितना सफर कर रहा है, आप ये भी देख पा रहे हो। ठीक है, आप उस दुख दर्द को झेल पा रहे हो, लेकिन आप उसके दुख को फील नहीं कर पा रहे हो। जब आप फील करोगे दैट इज एम्पैथी। तो यहाँ पर आप इसका मतलब समझ गए होंगे आई थिंक, एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन का मतलब। ठीक है, सिंपैथी और कंपैशन तो एक ही हो गया यहाँ पे। अब एम्पैथी बाय कॉन्ट्रास्ट is about experiencing those feeling for yourself as if you were that person though the power of imagination, यानी कि आप अपने सोचने की शक्ति से आप ये महसूस कर पाते हैं जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा है, जिस व्यक्ति की मतलब आप ये मान लीजिए दुखी है, उस व्यक्ति का दुख और दर्द जो है आप अपने आप में महसूस कर पा रहे हो। दैट इज द एम्पैथी, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। तो यहाँ पे सिंपैथी का मतलब आपको समझ में आ गया कि आप उसके दुख दर्द को अपने आप ही एम्पैथी के जरिए समझ पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। ओके, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्पैथी, यानी कि समानुभूति के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक समानुभूति। इसके अंतर्गत क्या होता है, भावनात्मक अर्थ के बजाय किसी के विचारों और भावनाओं को बहुत तर्कसंगत तरीके से समझना है, यानी कि किसी की फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को बहुत ही रैशनल तरीके से, बहुत ही एक तरीके से मानसिक रूप से आप ये बोल सकते हो, आप इमोशनल होकर किसी और की भावनाओं को मत समझो। आप ये समझो कि कितना ये जो भावना, मतलब क्या होता है, क्या होता है कई बार कि लोग मगरमच्छ के आंसू, सुना है आपने, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप उसकी फील कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई व्यक्ति अगर असल में आंसू बहा रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो वाजिब है, तब आप उसके दुख को समझ पाएंगे। दैट इज कॉग्निटिव एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी, भावनात्मक सहानुभूति। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका ना जुड़ाव होता है, भावनात्मक लगाव होता है। ठीक है, आप अपनी माँ से जुड़े हुए हैं, पिता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना उनके दुख दर्द को भी समझ पाओगे। मान लीजिए कोई प्रेमी युगल है, तो वो एक दूसरे के दुख को बहुत अच्छा समझता है शुरू में, बात की बात है। ओके, लेकिन शुरू में तो ये भी होता है कि तुमने खाना नहीं खाया, भूख मुझे भी नहीं लग रही है। ठीक है, तुमने खाना खा लिया, मेरा पेट भर रहा है। तो जीवन में यही चलता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में तो ऐसा होता है कि तुम मत खाओ, मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा भूख लगी है। ओके, तो यहाँ पर आप समझना है इमोशनल एम्पैथी का मतलब क्या होता है। जब आप किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आप भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर ये चीजें काम आती हैं। कंपैशनेट एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू हेल्प। यहाँ पर आप क्या होता है कंपैशनेट एम्पैथी में, जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं और आप उसके प्रति कुछ कार्य करने की सोचते हैं, आप उचित कार्रवाई करते हैं। यूज ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का यूज कहाँ पे होता है, एम्पैथी का यूज बहुत जगह पे होता है। जैसे कि आपके सोशल कनेक्शन बनते हैं, आप अपने रिलेशन अच्छे बनाते हैं, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे प्रेमी का हो। थिंकिंग एंड फीलिंग, यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, आप उनसे समझ पाएंगे, आप परिस्थितियों को उचित प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, रिसर्च हैज शोन दैट द हैविंग सोशल कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ पर आपको पता चला होगा कि शोध से पता चलता है कि सामाजिक संबंध होना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट होना है, अगर आपका मान लीजिए मनोवैज्ञानिक जो आपका मेंटल है वो भी डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए आपका यहाँ पर सामाजिक संबंध का मतलब है सोशल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और सोशल कनेक्शन कैसे आएगा, वो एम्पैथी के जरिए आएगा। ओके, यहाँ पर आप इतना क्लियर समझ गए होंगे आई थिंक, इसको ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। बैरियर टू एम्पैथी मतलब कि एम्पैथी के पीछे क्या क्या बैरियर्स हैं, यानी कि कौन कौन से आपको यहाँ पे रुकावट मिलेगी। कहने का मतलब ये, द लैक ऑफ एम्पैथी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। ये ध्यान देना, ये एग्जाम में आ सकता है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ओके, मैं ही सबसे अच्छा हूँ का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे से अच्छा तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता, या फिर अपने आप को कोस रहे हो आप कि मेरे से बुरा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दो इट इज, ठीक है, इट इज अनक्लियर वेदर दिस इज ड्यू टू द पर्सन विद दिस डिसऑर्डर हैविंग नो एम्पैथी एट ऑल और हैविंग मोर और डिसफंक्शनल रिस्पॉन्स टू अदर। यानी कि समानुभूति की कमी भी आत्मकामी व्यक्तित्व विकार, ये दिख रहा है आत्मकामी व्यक्तित्व विकार की परिभाषित विशेषताओं में से एक है।
हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये विकार से पीड़ित व्यक्ति में बिल्कुल भी समानुभूति का होना या दूसरों के प्रति अधिक निष्क्रिय प्रतिक्रिया होने का कारण है। यानी कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है जो अपने आप को ही हर चीज में या तो गलत या तो सही साबित करने में तुला रहता है, अपने आप के लिए, अपने को ही देखना, मैं मेरे कैसे फायदा हो, मैं कैसे पढ़ लूं, मैं कैसे पीडीएफ ले लूं, दूसरे को ना बताऊं, मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं कर लूं। तो ये होता है आपका नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, इसका जिक्र भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, कई लोग करते हैं इसका जिक्र। अब देखो कॉग्निटिव बायसेस, ये ना बैरियर्स के अंतर्गत ही एक बैरियर है, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, यानी कि हम किसी के बारे में पहले से ही समझ लेते हैं। कभी कभी लोगों को आप अपने आसपास की दुनिया को देखने का तरीका संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए लोग अक्सर दूसरे लोगों की असफलताओं के लिए आंतरिक विशेषताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अपनी कमियों को बाहरी कारकों पर दोष देते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, जिंदगी में ये लोग क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति विफल हो गया तो आप बोलोगे कि यार इस बंदे में कमी थी। आप विफल हो गए तो आप बोलोगे यार पेपर खराब आया था। समझ गए आप? ठीक है, जो पेपर विश्व भारती का जिनका निकल गया पहला वाला, वो तो बोलेंगे कि यार पहला वाला जिनका निकल गया बोलेंगे ठीक है पेपर सही था, पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं थी, विश्व भारती का काम ठीक है। जिनका पेपर नहीं निकला उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे पेपर नहीं निकला, पेपर हार्ड था, पेपर ये था, पेपर वो था, जबकि पेपर सबके लिए समान था। तो ये लाइफ में होता ही होता है, जो विफल हो जाएगा वो तो जरूर दूसरे को ठहराएगा, लेकिन अगर आपको किसी और को विफल ठहराना है तो आप उसको उसी की गलती बताओगे। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो वो बोलेगा विक्रम सर ने खराब पढ़ाया, ओके, फेल हो गया, तो ये रहता है दूसरा बंदा। लेकिन अगर मुझे गलत ठहराना होगा तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि बच्चे ने ढंग से नहीं देखा, बच्चे ने ढंग से पढ़ा नहीं, बच्चे ने पीडीएफ ढंग से नहीं पढ़ी। हालांकि क्या पता मैंने खराब पढ़ाया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं तो प्रोफेसर तो हूं नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉग्निटिव बायसेस में क्या होता है, जब आप कभी कभी लोगों को अपने आसपास की दुनिया को देखने का तरीका संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉग्निटिव बायसेस, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कभी क्या करते हैं आप कि जो आंतरिक विशेषताएं होती है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं दूसरे लोगों की असफलताओं के लिए। दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो आप बोलोगे कि यार उसके अंदर कोई कमी थी, बट जब आप फेल हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, लेकिन आप बाहरी तत्व जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आप उनको जिम्मेदार ठहराओगे। दैट इज डिह्यूमनाइजेशन, यानी कि अमानवीकरण। What does it mean? अमानवीकरण, दैट मीन्स कई लोग इसे सोच के भी शिकार हो जाते हैं कि जो लोग उनसे अलग है वैसा महसूस नहीं करते हैं और वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि वे करते हैं। ये विशेष रूप से उन मामलों में आम है जब अन्य लोग शारीरिक रूप से दूर होते हैं। देखिए, आप ये मान लीजिए, जब कभी भी आप ये ना जाल है, सोचने का जाल है, जब भी आप कभी किसी व्यक्ति से बहुत डिस्टेंटली दूर होते हैं, मान लीजिए आप उससे बहुत दूर हैं, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार ये व्यक्ति मेरे से प्यार नहीं करता, ये व्यक्ति मुझसे दूर है, और ये सब चीजें होती है। ये अमानवीकरण का मतलब क्या होता है कि जब आपके आसपास लोग नहीं रहते हैं, जब आपके पास जिस आप व्यक्ति से प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपके पास नहीं है। विक्टिम ब्लेमिंग, पीड़ित का आरोप का मतलब यह है कि कभी कभी जब किसी अन्य व्यक्ति को भयानक अनुभव हुआ हो तो लोग अपनी परिस्थितियों के लिए पीड़ित को दोष देते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, मैं बता दूं, मैंने मूवीज देखी है, मूवीज ही हमेशा नेगेटिव चीजें फैलाती है कि एक लड़की का बलात्कार हुआ था तो वहां पे लोग ये कह रहे थे कि ये लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे या फिर ये लड़की ने ही उनको अट्रैक्ट करा और लड़कों ने इनका बलात्कार कर दिया, ऐसा बोला जाता था पहले, मैंने मूवीज में देखा। तो यहाँ पर ये चीज गलत है, विक्टिम को ही आपने आरोपी बना दिया कि भाई तू ही इस चीज के लिए जिम्मेदार जो तेरे साथ हुआ। हालांकि वो लड़कों की सोच, वो लड़के क्या करना चाहते थे, उनका मानसिक तनाव, उनका मानसिक स्थिति, वो यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो विक्टिम है, जिसको यहाँ पर उसके ऊपर गुजरी है वो चीज, उसको ही उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि भाई तेरे वजह से ही हुआ। ठीक है, अब लड़कियों के साथ रात को या दिन में या फिर आप बोल सकते हो कि वो क्यों हो रहा है, अपराध क्यों हो रहे थे, क्योंकि लड़कियां उनको उकसा रही है। अगर ऐसा कोई बोलेगा दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप पीड़ित को ही उल्टा क्या कर दे रहे हो, यहाँ पर विक्टिमाइज कर दे रहे हो। दैट मीन्स आप यहाँ समझ रहे हो विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब यही होता है, आप ब्लेम कर रहे हो किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को भी ब्लेम कर रहे हो कि भाई तेरे साथ अगर तुझे कोई मार रहा है तो इसका मतलब तूने ही उनको उकसाया होगा। तो ये सब चीजें होती है। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं करनी है विक्टिम ब्लेमिंग की, यानी कि आप उसके साथ दीजिए, उसको बताइए कि भाई तेरी गलती नहीं थी, आप उसका मनोविज्ञान, आप उसको एक तरह से कॉन्फिडेंस दीजिए कि भाई तेरी गलती नहीं थी, वो उन व्यक्तियों की, जिन व्यक्तियों ने तेरे साथ ऐसा करा है, मारा है, पीटा है, वो उनकी है। ठीक है, आजकल आप देखते हो कि दारू पी के हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते हैं, आजकल तो वैसे उल्टा भी हो रहा है, वाइफ भी मार रहे हैं आजकल हस्बैंड को। ठीक है, तो यहाँ पर
चीजें आपने यहाँ पे समझनी है, ठीक है। इसका मतलब दारू पी है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे लोग कि तुमने इससे बदतमीजी से बात करी, उसने दारू पी रखी थी। तो उसने दारू पी रखी थी तो उसको आराम से बात करना था ना, दारू उसने अपने लिए पी है, हमारे लिए नहीं पी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, यानी कि समानुभूति का आभास करने के लिए युक्तियां। कौन कौन सी युक्तियां हैं कि भाई आपने क्या करना है, वर्क ऑन लिसनिंग, अच्छी तरह से सुनना है, बातों को सुने बिना रुकावट के, शारीरिक भाषा और अन्य प्रकार के अशाब्दिक संचार पर ध्यान दें, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शारीरिक भाषा, शारीरिक चीजें क्या कहना चाहती है। आज आप मुझे अगर देखोगे तो मैं कैसा लग रहा हूँ, फ्रेश लग रहा हूँ, एकदम हेल्दी लग रहा हूँ, फिट लग रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ठीक है ये बंदा बिल्कुल बढ़िया, आज इसका मूड अच्छा है। लेकिन मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊंगा आपके सामने तो आप बोलोगे यार ये सर का मूड ही आज खराब है, ठीक है। तो लोगों को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। आप मान लीजिए कि आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आपने फिर भी उनकी बातों को समझना है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आप कोशिश करना अपने आप को खुद उनकी जगह रख के। लोगों से उनके और उनके जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछेंगे जितना कि आप क्या करते थे, आपके माता पिता के साथ क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें आपने यहाँ पे बतानी है। अब आ गया सिंपैथी। इम्पैथी आपने पूरा पढ़ लिया। सिंपैथी का जो शब्द है ग्रीक वर्ड सिम, जिसे यहाँ पे दिखा, विच मीन्स टुगेदर, इसका मतलब टुगेदर, और पैथोस, पैथोस जिसका मतलब होता है इमोशन, यानी कि टुगेदर हम लोग क्या सोचते हैं उसका मतलब होता है सिंपैथी। Sympathy is the perception of understanding of an reaction to the distress or need of another life form, यानी कि सिंपैथी का मतलब मैंने आपको बताया था, सहानुभूति किसी अन्य जीवन रूप से संकट या आवश्यक की धारणा, समझ और प्रतिक्रिया है। दार्शनिक डेविड ह्यूम के अनुसार यह सहानुभूतिपूर्ण चिंता व्यक्तित्व दृष्टिकोण से किसी अन्य समूह या जरूरतमंद व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव से प्रेरित होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो अचानक चेंज हो गया, आप उसकी भावनाओं को समझोगे, आप उसके इमोशन को समझोगे, भाई कल तो ये ठीक था, आज बिल्कुल ही अलग सा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो हमेशा आपको ये चीज सताएगी कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ, आप वो जानने की कोशिश करोगे। तो ये होता है आपका सिंपैथी, क्योंकि आपको उससे सिंपैथी है, क्योंकि आपको उससे लगाव है, क्योंकि आप उसके बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। जो अभी तक आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा था, आज उसका व्यवहार अगर आपके प्रति अलग है तो आप यहाँ पर समझना चाहोगे। और हर किसी के व्यवहार से आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। जिससे आप नफरत करते हो, जिससे आप नहीं मानते हो, तो अगर आप वो बीमार भी हो जाए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। आप एक तरीके से बोलोगे ठीक है दवाई ले लो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाए तो आप बिल्कुल, आपका ऐसा हो जाए कि यार ये व्यक्ति ठीक हो जाए, बस आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। कॉजेस, इसका मतलब होता है कारण। क्या कारण होता है? सहानुभूति महसूस करने के लिए आवश्यक शर्तों शामिल है, किसी विषय पर ध्यान देना, यह विश्वास करना कि कोई विषय जरूरत की स्थिति में है और किसी विषय के जीवन में क्या हो रहा है उसके संदर्भ में समझना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सहानुभूति आपको ऐसे ही नहीं हो जाती। हर किसी के लिए मुझे सहानुभूति भी तो नहीं होगी ना। अगर कोई कल के दिन यहाँ पे कुछ भी लिख दे सर ऐसा हो वैसा हो। अब विश्व भारती के लिए मुझे लगा कि कोई भी नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं जहाँ भी देख रहा था वहाँ पे नॉर्मल चीजें थी, कोई नोट्स दे नहीं रहा था, कोई एमसीक्यूज दे नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि यार ठीक है मैं कर देता हूँ इसके लिए, क्योंकि बच्चों का ठीक है, उनका भला हो जाएगा। क्या, नो मनी नो नथिंग एनीथिंग, कुछ नहीं, कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है। तो वो अपने प्रति है, आपके प्रति है, क्योंकि मेरे को तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। उल्टा मेरा तो आधा 1 घंटा टाइम जा रहा है, आधा घंटा टाइम नहीं जा रहा है। पहली बात तो इसको बनाने में टाइम जा रहा है, हर एक चीज को पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज को कभी एक जो नोट्स आप लोग को मिलते हैं आपने देखा होगा, उससे कभी बनाने बैठना, उसके 20 एमसीक्यूज कभी बनाने बैठना, पता भी नहीं चलेगा कि आपका 3-4 घंटे कहाँ, 3-4 घंटे तो मुझे लग जाते हैं। आपको जब जिन्होंने सीखोगे नए नए तो उनको पता चलेगा कितना टाइम लगता है। कई बार रात के 2 भी बज जाते हैं। अगर मुझे जैसे मान लो आज लेक्चर देना था, आज जरूरी था लेक्चर, मुझे पता है कि पेपर आने वाला है, तो मैंने कैसे भी करके एक रात पहले बनाया। इमोशंस है वो, बच्चों के प्रति इमोशंस है कि हाँ ठीक है बच्चों का यहाँ पे भला हो जाएगा, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो एमटीएस में देखो स्टेज 2 कर दिया, सबसे बुरा मुझे यही लगा। अब एमटीएस की जॉब के लिए अगर आप स्टेज 2 ले रहे, इंटरव्यू भी रख देते आप, है ना, इतना ही है तो इतना मतलब देख रहे हो कितनी बेरोजगारी। तो सहानुभूति के बारे में मैंने आपको इतना बताया। ये अब ओके, यहाँ पे देखो इवोल्यूशनरी ओरिजिन, विकासवादी उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। द इवोल्यूशन ऑफ सिंपैथी इज ट्राइड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। तो यानी कि सहानुभूति का विकास सामाजिक बुद्धि के विकास से जुड़ा हुआ है। सामाजिक बुद्धि का मतलब जितना आप समाज को समझ पाते हैं, व्यवहार एक एक करके श्रृंखला और उसके संबंधित संगठनात्मक कौशल जैसे जोड़ी बंधन, सामाजिक पदानुक्रम और निर्माण और गठबंधन का गठन। यानी कि आप देख लीजिए, आपके इमोशन तभी डेवलप होंगे जब आप किसी से संबंध में जुड़ेंगे, किसी से आप गठबंधन करेंगे, किसी से आप देखेंगे कि भाई हायरार्किकल चीजें कौन कौन सी हैं, कि मेरे पद उसके बाद आता है, उसका पद इसके बाद आता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
कम्युनिकेशन ये है संचार, वर्बल और यहाँ पे नॉन वर्बल, यानी कि आपका मौखिक संवाद और गैर मौखिक संवाद। अशाब्दिक शब्द ये बोलते हैं शाब्दिक संवाद और ये गैर शाब्दिक संवाद। ठीक है, मौखिक संचार एक तरीके से व्यक्ति सहानुभूति की भावनाओं को संचार करता है, यानी कि आप बता रहे हो सामने वाले को कि यार मुझे बहुत दुख है, मैं हाथ जोड़ के उससे बात कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ। जैसे कोई मर जाता है तो आप उसके पास जाते हैं तो आप उसके परिवारजनों को बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये सब चीजें जब आप अपने मौखिक रूप से बताते हो दूसरे के सामने वाले के जो एक तरीके से भावनाएं होती है उसमें आप सम्मिलित होते हो, आप उससे बात करते हो, सहानुभूति व्यक्त करते हो एक तरीके से, तो वो होता है हमारा वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल में क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति से इमोशनली कैसे जुड़े हुए, मान लीजिए आप कोई भाषण की तीव्रता, चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सब चीजें आपको बताती है कि ये बंदा मेरे लिए क्या सोचता है। मान लीजिए आप थकान महसूस कर रहे हैं, आपका शारीरिक संपर्क खत्म है, गैर मौखिक मुख आप उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपका मौखिक जो जैसे मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, अगर मैं हंस रहा हूं तो मैं खुश हूं, अगर मैं ऐसे मायूस बैठा तो यानी कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ। मुझे पता चल जाएगा सामने वाला गुस्से में बैठा हुआ है। व्यक्ति के संबंध में लोग खुद को कितना दूर रखते हैं शामिल है। तो बिना ही बोले आप सामने वाले को अपने इमोशंस दिखा दो, ये होता है नॉन वर्बल इमोशंस। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल, तो ये बहुत जरूरी है। आपकी जितनी भी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही अच्छा आप इमोशनली दूसरे से अटैच्ड होंगे और उतना ही अच्छा आप उसके लिए समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। ये होता है हेल्थ का फायदा। न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव, यानी कि तंत्र विज्ञान के दृष्टिकोण। ठीक है, तंत्रिका। तो आमतौर पर समानुभूति भावना के ऊपर से नीचे के ऊपर की गतिविधियों को सक्रियता आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपके एम्पैथी है चाहे सिंपैथी है, ठीक है, आपको दोनों की ही जरूरत है। एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब क्या है? दूसरे को कभी आप, एम्पैथी तो आपको बताया था मैंने कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना और दूसरे को अपनी फीलिंग व्यक्त करना, इमोशंस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। टॉप डाउन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की गतिविधियां संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करती हैं जो ललाट लोभ यानी कि उत्पन्न होती है, इसके लिए सचेत विचार और आवश्यकता होती है। जबकि नीचे से ऊपर की गतिविधियां पर्यावरण में उत्तेजनाओं को अनुभूति, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी एक्टिविटीज है जो कि जरूरत होती है आपके इम्पैथिक और सिंपैथिक दोनों के ही रिलेशन में। अगर आप वो चीज करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, एक बच्चे के अंतर्गत आप सिंपैथी कैसे रखते हैं, जैसे कि सहानुभूति सामाजिक और नैतिक विकास का एक चरण है। ये आमतौर पर उत्पन्न होता है जब बच्चा 2 से 3 साल के बीच का होता है। जब बच्चा पैदा होगा ना, एक दिन में उसको क्या पता है इम्पैथी सिंपैथी क्या, वो तो बस रोना उसको पता है। ठीक है, हंसना तो पता भी नहीं, उसे पता मेरी माँ कौन है, पाप कौन है, पापा होते क्या है, माता होती क्या, ये भी नहीं पता है। तो सहानुभूति जब एक बच्चे के अंदर 2 से 3 साल के बीच में आती है, ठीक है, और 18 महीने की उम्र में भी देखा जा सकता है कि बच्चा समझ पाता है कि मेरी माता कौन है, कौन मुझे प्रेम करता है, कौन मेरे साथ गलत कर रहा है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें 18 महीने से बच्चों की शुरू हो जाती हैं। भावनाओं की बुनियादी आदान प्रदान सहानुभूति का अग्रदूत शिशुओं में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चे अक्सर रोना शुरू कर देते हैं जब वे पास में किसी अन्य बच्चे को रोते हुए देख सुनेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इमोशन ट्रांसफर हो रहे हैं। इमोशन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? जब वो बच्चा दूसरे बच्चे को रोते हुए देख रहा है और उसको भी रोना आ गया क्योंकि वो उसके इमोशंस में बह गया। ओके, तो यहाँ पर ये बच्चों के बीच में है जो मैंने आपको बताया। तो गाइज ये था हमारा पूरा वीडियो। इसमें आपको ना देखो यहाँ पे इसके नीचे जब मैं आपको वो दूंगा पीडीएफ, तो यहाँ पे देखो एमसीक्यूज है, 20 एमसीक्यूज है, इसका आपने प्रैक्टिस करना है। और मैं कल परसों में लाइव भी आऊंगा और उसमें आपको मैं 75 या 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जीके भी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी होगा। तो यहाँ से 2-3 दिन हम लोग लाइव आएंगे, तब आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जितना ज़्यादा जुड़ोगे तो ही फायदा है, अदरवाइज तो एक ही दिन फिर लाइव करूंगा मैं, अगर आप लोग नहीं आए ज़्यादा लाइव तो उससे कोई फायदा रहता नहीं है। काम हमेशा वो करो जिससे फायदा एक तरीके से आपको भी और हमको भी मिले, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए कार्य किया है इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई इसमें लालसा, कोई पैसे का वो नहीं है। लेकिन अगर आपका साथ मिला तो ऐसा ही आगे तक हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।